नमस्कार दोस्तों। अगर हम आपसे बोलें कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसका 80% यूपीएससी कभी नहीं पूछेगी या बहुत कम पूछेगी, तो आपको कैसा लगेगा? आपको तो लग रहा होगा कि मैंने तो सिलेबस इतना मेहनत से पढ़ा, याद किया, रटा और 80% यूपीएससी पूछ ही नहीं रही है जो मैं पढ़ रहा हूं, तो अब मैं करूं क्या? आपको पहले समझना पड़ेगा सर कि आप एक रेस में हैं। इस रेस में सबके समान एक ही रिसोर्सेज अवेलेबल है। अब आपको रिसोर्सेज को चुनना होता है अलग-अलग तरीकों से। अगर 80% ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग विल नेवर बी आस्क्ड इन यूपीएससी, तो आपको सोचना पड़ेगा आई हैव टू रीओरिएंट, मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। आप अपने आप से बैठ के पहले पूछिए, जब आपने तैयारी चालू की थी तो आपने सिलेबस देखा था? क्या आपने सिलेबस को लिस्ट के तौर पे देखा था या आपने सिलेबस की मैपिंग की थी? अमूमन कहा जाता है कि 95% हम लोगों में से सिलेबस को लिस्ट के तौर पर ही देखते हैं, 1 2 3 4 5। पर 5% ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज को एक मैप बनाने से बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। आप कहां पर है, अब ये चयन आपका है। हम आपको इस सेशन के माध्यम से ये दिखाना चाहेंगे कि कैसे रिवर्स इंजीनियरिंग से हम अपने सिलेबस को मैप कर सकते हैं, उसको ग्रैस्प कर सकते हैं। लिस्ट तो हर कोई कर सकता है, सिलेबस को मैप करना जरूरी है ताकि मुझे पता हो कि मैं किस जंक्चर पे क्या पढ़ रहा हूं, किससे संबंधित है और क्यों पढ़ रहा हूं। तो आपके क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए कि ये सिलेबस आखिर मैं देख क्यों रहा हूं, क्योंकि मुझे लिस्टिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक मैपिंग कि क्या चीज कहां आ रही है और क्यों आ रही है, मैं इसको क्यों पढ़ रहा हूं और जो मैं पढ़ रहा हूं वो कितनी बार यूपीएससी में आने की संभावना रखता था या आ चुका है। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो शायद आप एक बढ़िया लिस्टिंग करने से बजाय आप एक बढ़िया मैपिंग करेंगे। हम आपको लेकर चलते हैं आज अपने इस सेशन में, जहां हम आपको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस टेक से रूबरू कराएंगे, इन्वायरमेंट से रूबरू कराएंगे। पॉलिटी की बात करते हैं और पहले हम बात करते हैं मेंस की। मेंस होने वाला है 2025, मेंस होने वाला है। इस मेंस में जो लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हम आपसे एक निवेदन कर लें, सब कुछ नहीं पढ़ना है। आप पहले देखिए कि कहां पर सबसे ज्यादा चंक बना हुआ है सर। भारत के संविधान और फेडरलिज्म के ऊपर लगभग 24% तक फोकस रहा है यूपीएससी का। 24% का मतलब है कि अगर आप एक क्वार्टर अपने पॉलिटी के प्रिपरेशन को संविधान के बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में, फेडरलिज्म के बारे में देंगे तो सवाल मिलना तय है। थोड़ा सा और देखेंगे तो पार्लियामेंट और जुडिशरी के बारे में 20%, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते हैं तो आप 45% तक पहुंच चुके हैं। मतलब यूपीएससी मेंस में 45% क्वेश्चन जो आ रहे हैं पॉलिटी से, वो संविधान, फेडरलिज्म या पार्लियामेंट या जुडिशरी से आ रहे हैं। ये चार आपको मुद्दे अपने कंठस्थ करने हैं, यहां पर नोट्स बनाने हैं, आर्टिकल्स होने चाहिए, जजमेंट होने चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए। अगर इसमें आप थोड़ा बहुत 15% गवर्नेंस जोड़ देंगे, जिसमें पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी, सिविल सर्विसेज, इनके बारे में जोड़ दें सर, तो आप पहुंच चुके 60% पे। और 60% पे आपका फोकस ना होकर आप पढ़े जा रहे हैं कुछ और। तो कोशिश करिए कि अपने स्ट्रैटेजी को सही ओरिएंट करिए। लिखिए ऊपर कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, क्या ये पार्लियामेंट से संबंधित है, क्या ये जुडिशरी से है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, क्या ये फेडरलिज्म है, ये है क्या जो मैं पढ़ रहा हूं। अगर मैं इन सबको कर लूं तो उसके बाद मेरे पास समय बचता है कि पेपर 2 में आपके पास आईआर भी आता है। आईआर के क्वेश्चन हर साल ही आएंगे। 20% का वेटेज आपके पास आईआर के लिए भी है। हम फिलहाल पॉलिटी की बात करते हैं इसलिए हम आईआर में नहीं जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि 60% तो मैं यहीं से अपना तय कर सकता हूं। बाकी का हो सकता है कुछ स्कीम आ जाएगी, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम हो जाएंगे, 20% में उससे पढ़ लूंगा। पर प्रायोरिटी तो सेट करिए कि मैं पहले क्या पढ़ रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या उठाना है? अपने संविधान के प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म, पार्लियामेंट और जुडिशरी, और फिर आपको उठाना है गवर्नेंस के मुद्दे। और इन सब की डेडिकेटेड किताब आपको लक्ष्मीकांत भी पता है। और करंट अफेयर से ये सारे 60% क्वेश्चन इंस्पायर्ड होते हैं। तो पॉलिटी में मेरा एक साफ चिट्ठा दिख रहा है कि सब कुछ छोड़कर मैं इन 3-4 चीजों पर पहले ध्यान दे दूं। अच्छा, अगर हम प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो हम आपको एक चीज यहां पे बताना चाहेंगे सर। प्रीलिम्स में यही थोड़ा चीज बदलता है। हमने आपके लिए लो वेटेज एरिया, हाई वेटेज एरिया और मॉडरेट वेटेज एरिया की बात की है। अगर हम आपको हाई वेटेज एरिया के बारे में बता दें सर, फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी हाई वेटेज एरिया है। पार्लियामेंट और उसकी कमिटीज हाई परसेंटेज एरिया है। गवर्नमेंट स्कीम इनिशिएटिव्स हाई परसेंटेज एरिया है। और पॉलिटिकल सिस्टम हाई वेटेज एरिया है, क्योंकि प्रिंसिपल्स वो लोग प्रीलिम्स में पूछने लगे हैं। साथ ही में जो आप गवर्नेंस मेंस का तैयारी कर रहे थे, उसके स्कीम्स और उसके जो प्रणालियां हैं वो प्रीलिम्स में भी आ जाती हैं।
तो मतलब मेरा हाई वेटेज एरिया मेरे सामने आपको दिख रहा है। अब इसमें सिटीजनशिप नहीं लिखा हुआ है। सिटीजनशिप की अगर आप बात करते हैं सर, लो वेटेज एरिया है। आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रट रट के अपना समय वेस्ट कर रहे हैं सर, लो वेटेज एरिया है मेरे लिए। आप इमरजेंसी प्रोविजन में पीएचडी कर रहे हैं, मेरे लिए लो वेटेज एरिया है। आप स्टेट लेजिस्लेचर को 4 हफ्ते पढ़ रहे हैं, मेरे लिए लो वेटेज एरिया है। आप मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे इतना समय व्यतीत कर रहे हैं, मेरे लिए वो भी लो वेटेज एरिया है। मेरे लिए इलेक्शन, सेंटर स्टेट रिलेशन, लोकल गवर्नमेंट सब लो वेटेज एरिया, क्योंकि प्रश्न तो यहां है। पहले मैं ये प्रायोरिटी सेट कर लूं, फिर मैं देखूंगा लो वेटेज एरिया। और कुछ हाई के बाद कुछ मॉडरेट वेटेज, जैसे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे लिए मॉडरेट वेटेज का। इंडियन जुडिशरी मेरे लिए अच्छा खासा मॉडरेट वेटेज रखता है। एग्जीक्यूटिव कौन कौन है, मॉडरेट वेटेज रखता है। मेरे पास प्रियम्बल और अमेंडमेंट्स, ये 2 चीजें हैं जो मॉडरेट वेटेज रखती हैं। तो जब मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूं बैठ के, तो लिस्टिंग मत करिए, आप इन टॉपिक्स को ढूंढिए कि मेरे पास सबसे पहले हाई प्रायोरिटी एरिया पढ़ना है, फिर मॉडरेट प्रायोरिटी एरिया पढ़ना है, फिर लो प्रायोरिटी। अगर समय मिला तो मैं उसको देखूंगा, पर मेरा रिवीजन सबसे ज्यादा किसमें होगा, हाई प्रायोरिटीज एरिया में होगा, फिर मॉडरेट प्रायोरिटीज में होगा, फिर लो प्रायोरिटीज में होगा। मैंने क्या किया, सिलेबस तो सबको वही मिला हुआ है सर। हमने बस पिछले 15-20 सालों के क्वेश्चन से आपको एक चार्ट बना के दिया है कि कहां क्वेश्चन ज्यादा आ रहा है और क्यों ज्यादा आ रहा है। यह भी स्वाभाविक है, क्योंकि करंट अफेयर्स इन्हीं पे बना रहता है। आपके लिए भी तैयारी का सबसे पहला मंत्र है कि बस भागो मत, भागने के साथ साथ देखो कि जो ट्रैक है वो सही है कि नहीं है। मैं दीवार को पुश करता रहूंगा सर, तो मेहनत तो बहुत करूंगा, पर दीवार कहीं नहीं जाने वाली। अगर पुश करना ही है तो ऐसा पुश करिए कि सब कुछ तोड़कर आप आगे निकल जाए। ये तो पॉलिटी की बात थी। ये पीडीएफ हम अपने ग्रुप पे डाल देंगे और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा देंगे कहां मिलने वाली है। पीडीएफ डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिएगा। पर सुनिए, आपको एक दो बात हम और बता दें। 5-6 जुलाई को कहां है आप लोग, जहां कहीं भी हो, हमारा ऐप डाउनलोड करिएगा, यूपीएससी की समिट में बैठ जाइएगा। लीडर्स, टॉपर्स, बहुत लोग आपको मिलेंगे यहां पर, और हम लोग कुछ आपको बढ़िया प्रवचन भी देंगे, जिससे आपका शायद हो सकता है नजरिया बदल जाए जिंदगी की तरफ। चलिए, हम आपको एक और चीज बताते हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं ज्योग्राफी में, और ज्योग्राफी में हम मेंस की बात करते हैं, मेंस की। जब ज्योग्राफी का मेंस आपको पढ़ना है, मतलब जीएस पेपर 1 की आप बात कर रहे हैं सर, आपको बताएं, अर्थक्वेक्स और साइक्लोन्स की बात करें, इसका फ्रीक्वेंसी आप देखें तो अच्छा खासा रहा है, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां पर पूछा गया कि कैसे डिवास्टेशन, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, इन सब की वजह से हिमालय में, पेनिनसुलर इंडिया में क्या क्या डिवास्टेशन होता है, भले वो साइक्लोनिक हो या अर्थक्वेक हो। ये क्वेश्चन आया है और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। तो मतलब मेरे पास जो जियो फिजिकल इवेंट्स हैं वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और सिर्फ पूछे नहीं जा रहे, उस जियोफिजिकल इवेंट का प्रभाव क्या है भारत के ऊपर, भारत के रीजन्स के ऊपर। तो यहां पे आपको कनेक्शन पढ़ना होगा, बिना कनेक्शन पढ़े आप इसको कर नहीं पाएंगे सर। दूसरा है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। कहां क्या रिसोर्स, भले पानी का हो, लैंड का हो, एग्रीकल्चर का हो, मिनरल का हो, क्रिटिकल मिनरल का हो, प्रश्न आ रहा है सर कैसे स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है रिसोर्सेस का, उसके क्या प्रभाव हैं, क्या दुष्प्रभाव हैं, क्या पैराडॉक्स है, कहां इंडस्ट्री है। क्वेश्चन आ रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ये दोनों तो टॉप प्रायोरिटी एरिया है मेरे पास। और तीसरी टॉप प्रायोरिटी एरिया है क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी, जहां पे हर साल एक सवाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आखिर कैसे कोई चीज क्लाइमेट की बदल रही है और उसका डायरेक्ट अफेक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर, भले ही वो ला नीना हो, भले ही वो एल नीनो हो। ये सारे क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट के तत्वों के प्रभाव आपके ऊपर पूछे जा रहे हैं लगातार। तो आपको 3 चीज प्रायोरिटी पढ़नी है। अगर ज्योग्राफी पढ़ना है मींस के लिए, तो सबसे पहले पढ़िए कि क्या क्या जियोफिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उसको मैं पढ़ लूं, उसका प्रभाव, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लूं, और तीसरा पढ़ लूं मैं क्लाइमेट चेंज की ज्योग्राफी। चौथा, अर्बनाइजेशन में अब आप घुस जाइए, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैन एंड नेचर इंटरैक्शन। अगर ये इंटरैक्शन हो रहा है तो सवाल बनेगा सर, अर्बनाइजेशन है तो सवाल बनेगा। और अर्बनाइजेशन का सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन लगभग हर दूसरे तीसरे साल में रिपीट हो रहा है। भले यहां पे आपकी स्कीम हो, भले यहां पर एक यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आ रही हो, पर अर्बनाइजेशन पे सवाल बनना तय है। इसके बाद आप अपने जो आपके यहाँ के जैसे मॉनसून है, लोकल विंड्स हैं, आपके यहाँ के जो फीचर्स हैं आप वो पढ़ सकते हैं इंडियन ज्योग्राफी में। और आखिरी में आपको रिवर सिस्टम्स के बारे में, जहां पर कहा जाता है कि उसके फ्लड के बारे में, इंटरलिंकिंग के बारे में, ये एकदम लास्ट का प्रायोरिटी है मेरा। तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, रिसोर्सेस, जियोफिजिकल इवेंट्स,
क्लाइमेट चेंज। ये 3 प्रायोरिटी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए अगर आपको ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में नंबर लाना है। तो आपके पास जियोफिजिकल इवेंट, आपके पास हो जाएगा रिसोर्स और आपके पास हो जाएगा क्लाइमेट चेंज का ज्योग्राफी। इसके बाद अर्बनाइजेशन, इसके बाद लोकल इवेंट्स आप पढ़ेंगे। इस तरह से आपको प्रेसिडेंस बनाकर रखना है ज्योग्राफी मेंस के लिए। और यहीं अगर हम अपने प्रीलिम्स की बात करें सर, तो मेरे कुछ प्रभाव में बदलाव हो गया। अगर हाई यील्ड टॉपिक्स में देखूं सर, लोग देखते हैं सर ओशनोग्राफी 1 महीने तक पढ़ रहे हैं। अरे क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, पढ़कर कर क्या रहे हो? और अगर क्वेश्चन दे भी दिया तो ऐसा क्वेश्चन दे दिया प्रीलिम्स में कि कोई हिला ही नहीं पा रहा है, तो करने का फायदा क्या ओशनोग्राफी? जो हो सके भाई, इंडियन क्लाइमेटोलॉजी पढ़िए, क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चन आ रहा है। ड्रेनेज सिस्टम पढ़िए, क्वेश्चन आ रहा है। फिजियोग्राफी भारत का पढ़िए, मैप बेस्ड क्वेश्चन से एकदम करंट अफेयर्स बेस्ड आते हैं, पढ़िए आप इससे। आपको ज्यादा दिमाग लगाने क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं है सर। आपको पहले इन चारों चीजों को कंठस्थ करिए, सब छोड़िए एक तरफ। सिलेबस लगाइए सामने, सिलेबस में बढ़ाइए एक बड़ा सा गोला और लिखिए कि इन सब का निचोड़ है, पहले ये 4 चीज पूरी करिए। क्लाइमेटोलॉजी, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन फिजियोग्राफी और करंट अफेयर्स में जितना टॉपिक आया हो मैप का, लोकेशन का, सब पढ़ डालिए आप। तब आपको पावरफुल फील होगा। दूसरा, मीडियम यील्ड टॉपिक क्या है सर? इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर। यहां आप चाहें तो ओशनोग्राफी पढ़ लें, चाहे तो आप जियोमोर्फोलॉजी पढ़ लें, क्योंकि अर्थक्वेक वोल्केनिज्म पे क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक ज्योग्राफी, वर्ल्ड ड्रेनेज, अब ये क्वेश्चन बहुत कम ही है वैसे तो यहां पर। वर्ल्ड ड्रेनेज सिस्टम भी लोकेशन में कवर हो जाता है, तो मुझे बहुत जरूरत नहीं है अलग से पढ़ने की। ये मेन मुद्दे हैं, इनको पढ़िए सर। और बहुत लो यील्ड टॉपिक पे समय वेस्ट मत करिए अपना कि बायो ज्योग्राफी पढ़ूं बैठ के, अर्थ सोलर सिस्टम को पढ़ूं बैठ के। ये वंस इन अ ब्लू मून क्वेश्चन आते हैं तो आते हैं। इसके लिए मैं इतनी लंबी चौड़ी पढ़ाई करूं सर, ये जरूरी नहीं है। तो प्रायोरिटी मेरा क्या है? ये 4-5 टॉपिक प्रायोरिटी है। क्लाइमेटोलॉजी, ड्रेनेज सिस्टम भारत का, भारत की फिजियोग्राफी और सारा करंट अफेयर बेस्ड मैपिंग जो हम लोग आपको अलग अलग सेशंस में कराते हैं। बस इसके अलावा आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। और आपको तो पता ही है कि मुझे इन कॉन्सेप्ट्स में एनसीईआरटीज के आगे जाना ही नहीं है। जबरदस्ती आप आगे जा रहे हैं, आपको उसके आगे जाना ही नहीं है। एनसीईआरटीज पर स्टिक करिए, आपका अपने आप काम हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट एवरीवन? ये ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के टॉपिक्स थे सर। चलिए अब आपका एक डर हम निकालते हैं, इकोनॉमी का भी निकालते हैं, डर निकालते हैं, आराम से सुनिएगा। इकोनॉमी जीएस पेपर 3 मेंस का एक बड़ा चंक रोल प्ले करता है। और इकोनॉमी की अगर आप बात करेंगे सर, तो मेंस के लिए एक बहुत वैरिड यहां पर पॉइंट्स आते हैं। जैसे आपको सबसे पहले एक प्रायोरिटी एरिया है इंक्लूसिव ग्रोथ, वो पढ़ना है। दूसरा प्रायोरिटी एरिया है एग्रीकल्चर, वो पढ़ना है। ये 2 एकदम प्रायोरिटी एरिया है जो आपको बिल्कुल पढ़ने ही पढ़ने हैं। तीसरा प्रायोरिटी एरिया आपको पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीसरा प्रायोरिटी एरिया है आपका। चौथा प्रायोरिटी एरिया है आपका पॉवर्टी एंड वेलफेयर। एकदम रुक जाइए अब यहां पर आप। इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और पॉवर्टी एंड वेलफेयर, ये 4 मेरे प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। फिर से हम रिपीट करें, इंक्लूसिव ग्रोथ, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और मेरे पास है पॉवर्टी एंड वेलफेयर। और लगभग आप देखेंगे कि इकोनॉमी का हर क्वेश्चन इसी के आसपास बनेगा। थोड़ा सा और आगे बढ़े, मीडियम कैटेगरी में हम जाएं, तो मेरे पास आते हैं एक्सटर्नल सेक्टर के क्वेश्चंस, टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस इकोनॉमी के क्वेश्चन, लेबर लैंड रिफॉर्म्स, सोशल इश्यूज और कुछ अगर करंट अफेयर्स में चल रहा हो तो उसके बेसिस में। इंडस्ट्री एमएसएमई का भी हमारे पास मीडियम प्रायोरिटी का है। और बजट फिस्कल पॉलिसी को ज्यादातर तो वो आपको पीटी में पूछ लेते हैं, पर अगर बचता है तो जरूर वो मॉडरेट में पूछ सकते हैं। मतलब इकोनॉमी में आपको ठीक ठाक मेहनत करनी होगी। पर आपका जो पिरामिड बन रहा है, सबसे पहले मुझे क्या पढ़ना है वो याद रखिएगा। सबसे पहले आपको पढ़ना है इंक्लूसिव ग्रोथ, उसके बाद में आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर, उसके बाद में आपको पढ़ना है इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके बाद में आपको पढ़ता है पॉवर्टी एंड वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसके बाद आप चाहें तो एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ लीजिए, लेबर पढ़ लीजिए, इंडस्ट्री एंड एमएसएमई पढ़ लीजिए। और चूंकि आप प्रीलिम्स के लिए बजट पढ़ेंगे ही, बजट से क्वेश्चन आप अगर एंड में ही करें तो बेहतर है, क्योंकि वो बजट से मेंस का डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, पर भूले भटके टर्म बेस्ड क्वेश्चन है या व्हाट करके आ सकता है। ये प्रायोरिटी सर आप याद रखिए इकोनॉमी में मेंस के लिए। ये मेंस की हम बात कर रहे थे। जीएस पेपर 3 है, नंबर ठीक ठाक आते हैं। और आपको जानकर ये भी हम बताते हैं, अच्छा भी लगेगा आपको, कि ये सारे के सारे लगभग करंट अफेयर से इंस्पायर्ड होते हैं। जीएस पेपर 3 बहुत डायनेमिक है और यहां पे इंस्पिरेशन जो मिलता है वो मिलता है करंट अफेयर से, अच्छा खासा इंस्पिरेशन मिलता है। प्रीलिम्स की अगर हम बात करते हैं इकोनॉमी की, तो एक बहुत बड़ा जो तबका पूछा जाता है सर, वो कहां से आ रहा है हम आपको बताएं।
आप अगर इन दो चीजों को जोड़ दें 42 और लगभग 20, तो लगभग हमारा 62 तो यहां पर क्वेश्चंस आए हुए हैं एक्सटर्नल सेक्टर से, एक्सटर्नल सेक्टर से प्लस आए हुए हैं फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग से। मतलब ये दो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रीलिम्स के लिए, एक्सटर्नल सेक्टर और फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग। साथ ही में अगर इसके आगे आप बढ़ेंगे तो बैंकिंग पे क्वेश्चन लगभग 18 क्वेश्चन पिछले 10 सालों में बने हुए हैं। फिर उसके बाद आपके पास टॉपिक ठीक ठाक है, फाइनेंशियल मार्केट है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब तो मुझे पढ़ना ही है, पर मेरा सबसे पहले ध्यान जाएगा फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटिंग में, बैंकिंग रेगुलेशन में और एक्सटर्नल सेक्टर में। मतलब जहां पर मैं कौन देश किस में प्रथम आ रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है, ये सब बातें करते हैं। और एक क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहा है, कहां से कितना ट्रेड है, कैसे है, ये सब एक्सटर्नल सेक्टर की जब आप बात करते हैं कि क्या इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, तब एक्सटर्नल सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से अपने आप को फ्रेम करिए। लग रहा है कि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में आपसे बाहर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सर आप बाहर के क्वेश्चन क्यों नहीं पढ़ने में इंटरेस्टेड, इसको पढ़िए, आप ही को फायदा होगा। तो एक्सटर्नल सेक्टर है, फिस्कल पॉलिसी भारत की, बैंक रेगुलेशन, और इसके बाद आप ये सारे तो नॉर्मली पढ़ते ही पढ़ते हैं कि क्या भारत की मॉनेटरी पॉलिसी है, क्या मनी सप्लाई है, ये आप पढ़ते ही पढ़ते हैं। पर खास करके मेरे पास जो क्वेश्चन बन रहे हैं 42 एक्सटर्नल सेक्टर के हैं, 20 मेरे पास फिस्कल पॉलिसी एंड गवर्नमेंट बजटिंग के बन रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद पिछले 10 सालों में लगभग नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, जीडीपी के ऊपर भी क्वेश्चन बने हैं। तो मतलब एक ऐसा फिक्स रूल नहीं दे पा रहे हम आपको कि ये पढ़ो ये पढ़ो, पर हाँ कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं, एक्सटर्नल सेक्टर, फिस्कल पॉलिसी, नेशनल इनकम की अकाउंटिंग, जीडीपी जीएनपी, बैंकिंग रेगुलेशन तो कंफर्म आपको करके ही जाना है। तो जब आप जीडीपी पढ़ें तो पूरे दिमाग से पढ़ें, जब आप एक्सटर्नल सेक्टर पढ़ें तो दिमाग से पढ़ें। भाई एक्सटर्नल सेक्टर में डब्ल्यूटीओ भी है, आईएमएफ भी है, ये सारे भी वहीं पूछे जा रहे हैं। आपको मॉनेटरी पॉलिसी और मनी का सप्लाई भी ठीक से पढ़ना पड़ेगा। पर जीडीपी जीएनपी बहुत अच्छे से, एक्सटर्नल सेक्टर बहुत अच्छे से, बैंकिंग और फिस्कल पॉलिसी बहुत अच्छे से आपको पढ़नी है। चार चीज आपको पढ़नी पड़ेगी बहुत अच्छे से, अगर इकोनॉमी के प्रीलिम्स में आपको रिवर्स इंजीनियरिंग से अपना मार्क्स बटोरना है तो। अच्छा, इसी तरह हम आपको साइंस टेक के रिल में लेकर चलते हैं। साइंस टेक में हम आपको बताएं, वैसे अब आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप आराम से इसको देखिएगा बैठ के, पर साइंस टेक में सब कुछ नहीं पढ़ना है। 2 साल का करंट अफेयर्स लेकर बैठिए और उसी करंट अफेयर्स से सारा स्टैटिक डिराइव कर लीजिए। जो वहां करंट अफेयर्स में आ रहा है उसका स्टैटिक, करंट अफेयर्स में आ रहा है उसका स्टैटिक। सर आपको बता दें, स्पेस टेक्नोलॉजी का हाई रिलेवेंस रहा है, 5 से ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं। और साथ ही में आपको बता दें, बायोटेक्नोलॉजी में भी 5 से ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं। आईसीटी डिजिटल इंफ्राटेक में आप देखेंगे 6 से ज्यादा क्वेश्चन रहे। तो अगर मैं सब कुछ छोड़कर स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और अपना डिजिटल टेक्नोलॉजी अच्छा कर लूं, तो भी हमारे लिए सर ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहां पर बनने की संभावना हर साल रहती है। इस बार तो आप देखेंगे कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को अच्छा खासा पूछा गया था, और डिफेंस टेक्नोलॉजी के 1-2 क्वेश्चन हर 2-3 साल में रिपीट हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फिर आप पढ़ेंगे आईसीटी या डिजिटल टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप अपने डिफेंस में जाएंगे, जिसको आप इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जहां 4 से ज्यादा क्वेश्चन बने हैं पिछले 10 साल में। तो आप ऐसे करके पढ़ना है। जब बैठे पढ़ने साइंस टेक्नोलॉजी को, तो दिमाग ये मत सोचिए कि कहां से पढ़ूं। पहला क्या पढ़ना है मुझे, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिर पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी, फिर पढ़ना है डिजिटल टेक्नोलॉजी, और फिर पढ़ना है मुझे इंडिजनाइजेशन ऑफ आवर टेक्नोलॉजी, जिसमें डिफेंस भी आएगा। ये पहले 4 कंठस्थ करके बढ़िया से पढ़कर छोड़ दीजिए, तब आगे बढ़िएगा। अच्छा, इसमें कुछ लोग स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, सारा इसरो का मिशन बैठ के रटते हैं। अरे कौन पूछ रहा है आपसे, जो हाल ही में हुआ है वो याद रखिए ना। कौन आपसे पूछ रहा है कि बताओ 1990 में क्या हुआ था, समझिए सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आपको वही पढ़ना है जिस हिसाब से आप चलते जा रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी या आईसीटी और इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको इसी हिसाब से पढ़ना है। यही प्रायोरिटी एरियाज है मेरे, और यहीं पे क्वेश्चन हर बार बन रहे हैं आपके, आप देखेंगे। प्रीलिम्स की भी अगर आप बात करेंगे तो सेम प्रोसेस हम आपको बोलेंगे, सर स्पेस टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, और आपका हो जाएगा जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो आपका हो जाएगा, योर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। वहां पे क्वेश्चन आपके बार बार लगातार बन रहे हैं। आजकल प्रीलिम्स में आपसे मेडिकल साइंस के बारे में पूछते हैं, पर हम अलग से नहीं पढ़ सकते, ये सब मुझे करंट अफेयर से ही मिलेगा। तो आपका टॉपिक वही हो गया, स्पेस, बायोटेक, डिजिटल, और प्लस आपका हो गया डिफेंस टेक्नोलॉजी। उसके बाद आप मेडिकल साइंस का जो करंट अफेयर्स में चल रहा है, भाई डिजीज चल रहा है, वैक्सीन चल रहा है, वायरस चल रहा है, पैथोजन चल रहा है, वो पढ़ लीजिए। बाकी सर
थोड़ा देर के लिए अगर होल्ड भी करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको नंबर लाने से मतलब है। ये प्रीलिम्स में साइंस टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन है, जिस हिसाब से हमने अरेंज करके आपको दिखाने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन आप ऐसे ही पढ़िए, तभी आपको फायदा होगा, तभी साइंस टेक्नोलॉजी का आप असली मतलब समझ पाएंगे। नहीं तो आप सब पढ़ते रह जाएंगे, आपको मिलेगा ही नहीं। कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, मैं खो जाऊंगा इस अथाह सागर में, मैं खो जाऊंगा। खोना नहीं है, पढ़ना है, सही से पढ़ना है। हमने इसी तरह आपके लिए हिस्ट्री का भी कर दिया है, और बाकी सब्जेक्ट्स भी हमने आपके इसीलिए कर दिए हैं। आप इसको जरूर देखकर समझिएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, इस रिवर्स इंजीनियरिंग से आप पढ़कर एक एक टॉपिक को पढ़ना चालू करिए, आपको उससे फायदा मिलेगा। और जरूर आप बताइएगा कि क्या आपकी पढ़ाई सब्जेक्ट को बस देखकर हो रही थी, या आप उसके मैपिंग करके कर रहे थे, जरूर बताइएगा। फिलहाल हम आपको बता दें, हमारा बैच सर 30 जून से चालू हो चुका है, आप जुड़ सकते हैं। 26, 27, 28 की प्रिपरेशन आप हमारे साथ कर सकते हैं। और हमारे ऑप्शनल भी चालू हो चुके हैं, तो ऑप्शनल में भी आप अगर रुचि रखते हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ। ज्योग्राफी ऑप्शनल आपका अभी हमारा चालू नहीं हुआ है, बाकी लोग का हो गया है, आप जुड़ सकते हैं। 2999 में आपको सर सीएमसी कोड लगाकर बहुत फायदा मिलता है। आप मेंस का पूरा कोर्स लगा सकते हैं, अपना ले सकते हैं। आपको डेडिकेटेड टीचर्स, कंटेंट, इवैल्यूएटर्स सब मिलते हैं। प्लस अगर आप कॉम्बो फीचर लेते हैं हमारे यहाँ के, तो जीएस प्लस ऑप्शन आपको बहुत किफायती रेट में मिल जाता है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, और जरूर बताइएगा कि क्या आप सिलेबस की लिस्टिंग करते थे या मैपिंग करते थे। जय हिंद।